फरवरी 1999 टीवी पर एक ऐतिहासिक तस्वीर दिखाई जा रही थी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से पाकिस्तान जा रहे थे। लाहौर में उनका स्वागत हो रहा था। दोनों देशों के नेता हाथ मिला रहे थे। लोगों को लग रहा था शायद अब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बदलने वाले हैं, शायद अब शांति का नया दौर शुरू होगा। लेकिन इसी समय उसी सीमा के पार चुपचाप एक ऐसी योजना चल रही थी जो कुछ महीनों बाद भारत को एक बड़े युद्ध में धकेलने वाली थी। इस योजना का नाम था ऑपरेशन बद्र। पाकिस्तान की सेना ने तय किया कि सर्दियों का फायदा उठाया जाएगा। हर साल की तरह कारगिल सेक्टर की कई ऊंची पोस्ट भारत सर्दियों में खाली कर देता था, क्योंकि वहां तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। यही मौका था। जनवरी से मार्च के बीच पाकिस्तानी सैनिक जो खुद को मुजाहिदीन बता रहे थे, धीरे धीरे भारतीय सीमा के अंदर घुसने लगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि ये आम घुसपैठिए नहीं थे। ये पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के नियमित सैनिक थे। उन्होंने ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करके वहां बंकर बना लिए और वहां भारी हथियार जमा कर लिए और ऐसी जगह बैठ गए जहां से उन्हें नीचे की पूरी घाटी दिखाई देती थी। इन चोटियों की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? यहाँ से श्रीनगर लेह हाईवे साफ दिखाई देता था। यही वह सड़क थी जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती थी। अगर यह रास्ता बंद हो जाता तो लद्दाख में तैनात भारतीय सेना की सप्लाई रुक सकती थी। और सबसे बड़ी बात, भारत को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। सीमा पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मई 1999 में एक छोटी सी घटना ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। कारगिल के पास रहने वाला एक चरवाहा जिसका नाम ताशी नामग्याल था, वो अपने जानवरों के साथ पहाड़ों पर गया था। वहां उसने कुछ अजनबी लोगों को देखा। वे हथियारों से लैस थे और भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में भी नहीं थे। उसने तुरंत भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी। पहले सेना को लगा शायद कुछ आतंकवादी घुस आए हैं, लेकिन जब एक पेट्रोलिंग टीम ऊपर भेजी गई तो जो सामने आया उसने साफ कर दिया, ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, ये एक संगठित सैनिक कब्जा था। और यहीं से शुरू हुई ऑपरेशन विजय की असली कहानी। जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम पहाड़ियों पर आगे बढ़ी तो शुरुआत में उन्हें लगा कि कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर पहुंचे उन्हें समझ आ गया कि मामला बहुत बड़ा है। ऊपर सिर्फ कुछ घुसपैठिए नहीं थे, दुश्मन पहले से मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ था। उन्होंने पक्के बंकर बनाए और बाहर भारी मशीन गन तैनात की। और उनका सबसे बड़ा फायदा ऊंचाई थी। युद्ध के नियमों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो ऊंचाई पर होता है वही मजबूत होता है। ऊपर बैठे सैनिक नीचे आने वाले हर मूवमेंट को साफ देख सकते हैं और नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना दुनिया के सबसे कठिन सैनिक ऑपरेशनों में गिना जाता है। धीरे धीरे जानकारी सामने आने लगी। यह घुसपैठ सिर्फ एक जगह नहीं थी। दुश्मन ने द्रास सेक्टर, कारगिल, बटालिक और मुश्कोह वैली पर कब्जा कर लिया था। लगभग 100 से 200 किलोमीटर के इलाके में कई ऊंची चोटियों पर उनका कब्जा था और यह सब महीनों से चल रहा था। अब खतरा साफ था। अगर दुश्मन इन चोटियों पर बना रहता तो वह आसानी से श्रीनगर लेह हाईवे पर फायरिंग कर सकता था। इसका मतलब था लद्दाख का संपर्क खतरे में है और सेना की सप्लाई पे भी असर पड़ेगा। स्थिति गंभीर थी। भारत सरकार ने तुरंत सेना को पूरी ताकत के साथ कार्रवाई का आदेश दिया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। लेकिन असली चुनौती सिर्फ दुश्मन नहीं था। चुनौती थी 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन की कमी और वहां का तापमान -20 से -30 डिग्री। और सबसे बड़ी समस्या, दुश्मन की ऊपर से लगातार फायरिंग। भारतीय सैनिकों को नीचे घाटी से ऊपर चढ़ना था और दुश्मन उन्हें साफ देख रहा था। शुरुआती हमलों में भारतीय सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। सबसे पहले जरूरी था उन चोटियों को वापस लेना जहां से दुश्मन हाईवे को कंट्रोल कर सकता था। और इस मिशन का पहला बड़ा लक्ष्य था टोलोलिंग। यही तय होना था कि यह लड़ाई कितनी कठिन होने वाली है और क्या भारत इस ऊंचाई की जंग में बढ़त बना पाएगा। द्रास सेक्टर में स्थित टोलोलिंग एक साधारण पहाड़ी नहीं थी। यह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। यहाँ से दुश्मन सीधे श्रीनगर लेह हाईवे पर नजर रख सकता था। अगर टोलोलिंग दुश्मन के पास रहती तो हाईवे लगातार खतरे में रहता। लेकिन समस्या यह थी, दुश्मन ऊपर था और भारतीय सैनिकों को नीचे घाटी से लगभग सीधी चढ़ाई करते हुए ऊपर जाना था। दिन में चढ़ना असंभव था, क्योंकि जैसे ही कोई मूवमेंट होती ऊपर बैठे दुश्मन तुरंत फायरिंग शुरू कर देते। इसलिए भारतीय सेना ने फैसला किया, हमला रात के अंधेरे में करेंगे। जवान भारी हथियारों के साथ बर्फ और पत्थरों के बीच बिना आवाज किए धीरे धीरे ऊपर बढ़ते थे। ऑक्सीजन कम, तापमान माइनस में और हर कदम पर मौत का खतरा। शुरुआती हमले आसान नहीं रहे। कई बार जवान छोटी के पास तक पहुंचे, लेकिन दुश्मन की भारी फायरिंग के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। इन ऑपरेशनों में भारतीय सेना को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन एक चीज साफ थी, इस बार पीछे हटना विकल्प नहीं था। लगातार कोशिशों, बेहतर योजना और जबरदस्त साहस के बाद जून 1999 में भारतीय सेना ने आखिरकार टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। यह कारगिल युद्ध की पहली बड़ी जीत थी। इस जीत का असर सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में महसूस हुआ। मनोबल बढ़ गया। अब यह साफ था
दुश्मन को हराया जा सकता है। ऊंचाई की लड़ाई मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन टोलोलिंग सिर्फ शुरुआत थी। अभी भी कई महत्वपूर्ण चोटियां दुश्मन के कब्जे में थीं और उनमें से सबसे कठिन, सबसे चैलेंजिंग और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था टाइगर हिल। एक ऐसी चोटी जिसे देखकर ही लगता था कि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है, लेकिन भारतीय सेना ने फैसला कर लिया था अब अगली लड़ाई यहीं होगी। टाइगर हिल कारगिल की सबसे ऊंची और रणनीतिक चोटियों में से एक थी। यहाँ से दुश्मन पूरे द्रास सेक्टर और श्रीनगर लेह हाईवे पर नजर रख सकता था। जब तक टाइगर हिल दुश्मन के पास थी, इलाके में पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल था। लेकिन असली चुनौती ये थी कि ये छोटी लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर थी और ऊपर तक जाने का रास्ता लगभग सीधी चट्टानों से होकर जाता था। सामने से हमला करना मतलब सीधे दुश्मन की नजर में आना। इसलिए भारतीय सेना ने एक अलग योजना बनाई। योजना ये थी कि कई दिशाओं से एक साथ हमला करना, रात के अंधेरे में चढ़ाई चढ़ना और वहां से पहुंचना जहां से दुश्मन को हमले की उम्मीद ही न हो। भारतीय सैनिकों ने रस्सियों की मदद से खतरनाक ढलानों और बर्फीली दीवारों पर चढ़ाई शुरू की। कई जगह तो उन्हें लगभग 90 डिग्री जैसी खड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा। ठंड, ऑक्सीजन की कमी, भारी वजन और ऊपर से कभी भी दुश्मन की फायरिंग शुरू हो सकती थी। लेकिन जवान आगे बढ़ते रहे। जब वे चोटी के करीब पहुंचे तो भयंकर लड़ाई शुरू हुई। करीब से गोलीबारी, ग्रेनेड और हाथों हाथ मुकाबला। इस ऑपरेशन में कई बहादुर जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। लगातार लड़ाई के बाद 4 जुलाई 1999 भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया और वहां तिरंगा फहरा दिया गया। ये कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस जीत के बाद दुश्मन का मनोबल टूटने लगा। अब भारतीय सेना एक एक करके बाकी चोटियां भी वापस लेने लगे। लेकिन इस युद्ध की खास बात सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। अब इस ऑपरेशन को और तेज करने के लिए आसमान से भी ताकत झोंक दी गई थी। भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह युद्ध में उतर चुकी थी। इस हवाई अभियान का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। लेकिन वायुसेना के सामने भी बड़ी चुनौतियां थीं। सबसे पहली, ऊंचाई। कारगिल का इलाका 15,000 से 18,000 फीट तक ऊंचा था। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है, इंजन की क्षमता कम हो जाती है, बम और मिसाइल की सटीकता प्रभावित होती है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि भारत सरकार ने साफ आदेश दिया था कि LOC पार नहीं करनी है। मतलब दुश्मन की सप्लाई लाइनें भले ही सीमा के उस पार हों, लेकिन भारतीय वायुसेना को सिर्फ भारतीय इलाके के अंदर मौजूद ठिकानों पर ही हमला करना था। इससे ऑपरेशन और मुश्किल हो गया। शुरुआत में कुछ नुकसान भी हुआ। एक MiG-21, एक MiG-27 और एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बाद रणनीति बदली गई। भारतीय वायुसेना ने मैदान में उतारा मिराज 2000। ये विमान हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए ज्यादा कैपेबल थे। मिराज 2000 ने लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन के बंकर, हथियार, डंप, सप्लाई पॉइंट बहुत सटीक तरीके से नष्ट किए गए। अब स्थिति बदलने लगी। जमीन पर भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी और ऊपर से वायुसेना दुश्मन की ताकत और सप्लाई को खत्म कर रही थी। दोनों की संयुक्त कार्रवाई से दुश्मन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब उनके लिए लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होने लगा था। लेकिन इस युद्ध का असर सिर्फ कारगिल की पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहा। अब पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात तेजी से बदल रहे थे। भारत की स्थिति यहाँ मजबूत थी। क्यों? क्योंकि भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया था। किसी भी हालत में LOC पार नहीं करनी है। इसका मतलब साफ था, भारत सिर्फ अपने इलाके से घुसपैठियों को हटा रहा है, वह युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक जिम्मेदार और संयमित देश की बना दी। दूसरी तरफ धीरे धीरे सबूत सामने आने लगे कि यह कोई आम घुसपैठ नहीं थी। यह पाकिस्तान की सेना की योजना थी। मारे गए सैनिकों के दस्तावेज, हथियार, वायरलेस इंटरसेप्ट, इन सब ने साफ कर दिया कि इसमें पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री शामिल थी। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बढ़ने लगा। अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों ने साफ कहा, स्थिति को तुरंत सामान्य किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई 4 जुलाई 1999 को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका पहुंचे और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलने वाला और यहीं से पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। लेकिन एक बात साफ थी, जमीन पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कई ऊंची चोटियों पर अभी भी संघर्ष जारी था। भारतीय सेना का लक्ष्य स्पष्ट था, आखिरी घुसपैठिए के हटने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था और आने वाले कुछ दिनों में तय होने वाला था इस संघर्ष का अंतिम रिजल्ट क्या होगा। जुलाई 1999 का मध्य। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान ने पीछे हटने की बात मान ली थी, लेकिन दूसरी तरफ कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी, क्योंकि जमीनी हकीकत यह थी,
हर छोटी को खाली करवाना पड़ रहा था, हर बंकर को साफ करना पड़ रहा था और कई जगह दुश्मन अब भी लड़ाई जारी रखे हुए था। भारतीय सेना ने अब अपने ऑपरेशन की गति और तेज कर दी। लक्ष्य साफ था, एक एक इंच जमीन वापस लेना। इस दौरान सबसे ज्यादा चुनौती द्रास और बटालिक सेक्टर में थी, जहां कई ऊंची चोटियां अभी भी कब्जे में थीं। भारतीय सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी। यह लड़ाई 3 चीजों से एक साथ थी। दुश्मन की फायरिंग, 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई और बेहद खराब मौसम। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, चलना भी थका देता है और हर जवान को अपने साथ हथियार, गोला बारूद और जरूरी सामान भी लेकर चढ़ाई करनी होती थी। कई बार जवानों को रात में 6 से 8 घंटे तक लगातार चढ़ाई करनी पड़ती थी, ताकि सुबह होने से पहले वे दुश्मन के करीब पहुंच सकें, क्योंकि दिन निकलते ही ऊपर बैठे दुश्मन उन्हें साफ देख सकता था। जुलाई के तीसरे हफ्ते तक भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर फिर से कब्जा कर लिया। दुश्मन की सप्लाई लाइन टूट चुकी थी, उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही थी। अब कई जगह वे पीछे हटने लगे थे, लेकिन पीछे हटते समय भी कई इलाकों में उन्होंने भारी फायरिंग की, ताकि भारतीय सेना की प्रोग्रेस धीमी हो सके। फिर भी भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ती रही। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कई बहादुरी की कहानियां सामने आईं। ऐसे जवान जिन्होंने घायल होने के बाद भी पोस्ट नहीं छोड़ी, ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने सैनिकों की रहनुमाई सबसे आगे रहकर की, और ऐसे मिशन जो लगभग असंभव लग रहे थे लेकिन पूरे किए गए। जुलाई के अंत तक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। ज्यादातर घुसपैठिए या तो मारे जा चुके थे या पीछे हट चुके थे। अब भारतीय सेना ने आखिरी जांच के बाद यह अनाउंस करने की तैयारी शुरू की, और फिर आया वो दिन 26 जुलाई 1999। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, ऑपरेशन विजय सफल रहा है। कारगिल की सभी महत्वपूर्ण चोटियां और इलाके पूरी तरह वापस ले लिए गए थे। इस दिन को आज हम कारगिल विजय दिवस के रूप में याद करते हैं, लेकिन इस जीत की कीमत भी बहुत बड़ी थी। इस ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हुए। ये सिर्फ एक सैनिक जीत नहीं थी, यह हिम्मत, त्याग और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की कहानी थी। लेकिन कारगिल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस युद्ध ने भारत को कई बड़े सबक भी दिए। सुरक्षा, खुफिया तंत्र और सीमा प्रबंधन, सब कुछ नए तरीके से सोचना पड़ा, और यही समझना सबसे जरूरी है कारगिल ने हमें क्या सिखाया। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता के साथ युद्ध खत्म हो गया। भारत ने अपनी सारी महत्वपूर्ण चोटियां वापस ले ली, लेकिन इस जीत के बाद देश के सामने एक बड़ा सवाल था। आखिर यह घुसपैठ इतनी देर तक पता क्यों नहीं चल पाई? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए भारत सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई। इस जांच में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पहली बात, सीमा पर निगरानी और खुफिया जानकारी के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत थी। दूसरी बात, ऊंचाई वाली पोस्ट को सर्दियों में खाली छोड़ना एक बड़ा जोखिम हो सकता है। इसके बाद कई बड़े बदलाव किए गए। अब LOC पर कई ऊंची पोस्ट साल भर सक्रिय रखी जाती हैं। निगरानी के लिए ड्रोन, सैटेलाइट और हाईटेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल बढ़ाया गया। सेना, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाया गया। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें भी बेहतर की गईं। कारगिल युद्ध ने एक और चीज साफ कर दी, आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए सही जानकारी, मजबूत योजना और सबसे इम्पोर्टेंट जवानों का हौसला होना जरूरी है। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। कई ऐसे जवान थे जिनकी उम्र 20 से 25 साल ही थी, लेकिन जब देश की बात आई तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। कारगिल हमें यह याद दिलाता है, देश की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लाइन नहीं होती। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई न कोई हर दिन, हर मौसम में पहाड़ों पर खड़ा होता है। शायद इसी वजह से हर साल 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं होती। यह दिन हौसले का, बलिदान का और उस भरोसे का होता है कि जब देश की बात आती है तो हमारे सैनिक नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। और यही थी कारगिल वॉर ऑपरेशन विजय की पूरी सच्ची कहानी। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही रियल स्टोरीज और डीप एनालिसिस के लिए कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। और अगर आप ऐसे कंटेंट और देश की सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।